Okay, welcome back. And I'd like to continue from where we left off. कल जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सिर्फ गैसिफिकेशन के बारे में बताया था कि गैसिफिकेशन में कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं और गैसिफिकेशन क्यों करते हैं। उन रिएक्शंस के अंदर मैंने आपको ये भी बताया एक्सोथर्मिक होते हैं और कौन से रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं। मजीद मैंने आपको ये बताया था कि जो मेन एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसका रिएक्शन इनिशिएट होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, यानी पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे फिर थर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये कुछ कंबशन के जो रिएक्शंस थे ये साइड बाय साइड पैरेलल चलते हैं गैसिफिकेशन के साथ। एक बैलेंस होता है, थर्मल बैलेंस बिटवीन द एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि ये जो सारे गैसिफिकेशन रिएक्शंस हैं ना, इसमें दो रिएक्शंस मजीद होते हैं। पहला होगा आपका वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, दूसरा आपका होगा मेथनेशन रिएक्शन। ये मेथनेशन का मतलब मीथेन फॉर्म होना। ये याद रख लें, ये जो मीथेन फॉर्म हो रही है ये किस चीज से फॉर्म हो रही है, ये सिन गैस से फॉर्म हो रही है। बिकॉज when syngas, the components of syngas reacts carbon monoxide plus hydrogen, it will form methane. This is also an exothermic reaction. I repeat that syngas, the major components are carbon monoxide and hydrogen. So this was all that we did yesterday. A general introduction on gasification. सपोज मैं आपको ये टेबल दे दूं, अब मुझे नहीं मालूम, इस तरह का मैंने क्वेश्चन एक एग्जाम में दिया था कार्बन के ऊपर और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ABCDE बताने के लिए। कुछ डेटा मैंने हाइड कर दिया था, फॉर एग्जांपल मैं ये 20 to 30% हाइड कर दिया या मैंने ये वैल्यू हाइड कर दी। द मेजर कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स वर हाउ डू वी फिल द टेबल और डू वी हैव टू फिल द टेबल। You did not have to fill the table, that was all information was provided to you, you have to do your analysis। तो अगर उसको दिमाग में रखे हुए अगर मैं आपको ये टेबल दे देता, इस टेबल के ऊपर मैं ये कॉलम हटा देता सिन गैस और प्रोड्यूसर गैस और ये कुछ 4-5 चीजें दे देता, अब मैं आपसे पूछता और इधर मैं वैल्यूज लिख देता ए या बी, अब मैं आपसे पूछता आइडेंटिफाई ए एंड बी गिविंग योर रीजंस। कैसे आइडेंटिफाई किया है? पहली बात तो ये कि कल मैंने आपको कहा था कि सिन गैस सेम, उनमें फर्क होते देखें, कुछ तो प्रोपोर्शंस का फर्क है। अगर आप मेन गैसेस देखें, हाइड्रोजन को देखें, सिन गैस में हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कंपेयर टू प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्वियसली सिन गैस के अंदर ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ये सो एंड सो मिडिल, ऐसे आप डिटरमिन नहीं कर सकते मगर ये इसकी रेंज है। मीथेन के अंदर भी नहीं डिटरमिन कर सकते। हैवियर कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिन गैस में नहीं होते मगर प्रोड्यूसर गैस में नेग्लेजिबल होते हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन सिन गैस एंड प्रोड्यूसर गैस comes over here, nitrogen proportion and carbon monoxide proportion. Look at the nitrogen 0.5 to 4%। प्रोड्यूसर गैस में देखें 45 to 55% नाइट्रोजन होता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर गैस एंड सिन गैस। अब ये प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस करने के लिए कैसे होते हैं कि मेरा रिएक्शन तो वही हो रहा है। मैं कोल को अगर बर्न कर रहा हूं, फर्ज करें मैंने बर्निंग के अंदर एयर को ले लिया, एयर के अंदर नाइट्रोजन का कंपोनेंट होता है, एक मेजर चंक होता है नाइट्रोजन का। एयर का मेजर चंक होता है नाइट्रोजन। तो अगर मैं एयर यूज करूंगा तो मेरी जो गैस एस्केप करेगी वो प्रोड्यूसर गैस होगी। अगर मैं सिर्फ प्योर ऑक्सीजन यूज करता हूं तो फिर मेरे पास सिन गैस प्रोड्यूस होगी। तो टेबल देखकर ही पहला फैक्टर जो आपको ये टेबल देखकर बता सकता है कि ये सिन गैस है या प्रोड्यूसर गैस है, दैट इज द प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड
एंड प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड डिफरेंस जो आपको बता सकता है, look at the typical heating values। सिन गैस की टिपिकल हीटिंग वैल्यू देखें 9.3 to 14.9। अगर कोई इसको 10 to 15 भी लिख दे, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज। यहां पर देखें प्रोड्यूसर गैस इज अबाउट 4.5 to 6 megajoule per meter cube। This clearly tells you that a better fuel is syngas। Even though syngas has carbon monoxide, syngas is a better fuel compared to producer gas। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कैलोरीफिक वैल्यू। यानी मैं आपको डे 1 से बोल चुका हूं, जिस चीज की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो एक बेहतर फ्यूल होगा। तो अगर मुझे सिन गैस और प्रोड्यूसर गैस को कंपेयर करना है, सिन गैस इज अ बेटर फ्यूल देन syngas is a better fuel than producer gas। so that is difference 2। पहला डिफरेंस आपको कहां से मालूम पड़ा? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के रेशियो से। दूसरा डिफरेंस आपको कहां से मालूम पड़ा? टिपिकल वैल्यूज ऑफ हीटिंग से। आप ये भी पहले लिख सकते थे, मगर ये डिमार्केटिंग फैक्टर नहीं है सिन गैस और प्रोड्यूसर गैस का, ये सेकेंडरी रीजन है। मेन रीजन उसकी एलिमेंट्स का आता है। उसके बाद तीसरे रीजन में आप ये बोल सकते हैं कि जिसका हाइड्रोजन प्रोपोर्शन ज्यादा है वो सिन गैस होगा कंपेयर टू प्रोड्यूसर गैस। तो ये जो तीन चीजें थी ये डिमार्केटिंग फैक्टर्स थे। तो अगर मैं आपको इस टेबल, यही टेबल दे देता हूं, इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन में हाइड कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, I could possibly hide this value और सिर्फ ये परसेंटेज देता और आपको बोलता आइडेंटिफाई करो C क्या है, तो you would write carbon monoxide। or I could possibly hide this value के बेस पे बोलूं A को आइडेंटिफाई करो, B को करो, तो you could read data from here। देखें, your final exam will be a mixture। It will be a mixture of numericals, it will be a mixture of processes। बताए हैं प्रोसेस मैं आपको बता रहा था स्प्रे कहां पर यूज हो रहा है, पहले अमोनियम हो रहा है या पहले पर यूज प्रोसेस, तो इट इज मिक्सचर ऑफ एनसीडी, जीसीडी, अल्टीमेट एनालिसिस, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अपार्ट फ्रॉम दैट कंबशन। और तीसरा जो कंपोनेंट होगा आपके पेपर के अंदर वो होगा एक एनालिसिस क्वेश्चन। वो एनालिसिस क्वेश्चन में लाजमी नहीं है कि मैं आपको यही टेबल दूं जो मैंने आपको दिखाई है, मैं आपको कॉन्सेप्ट यही दूंगा, मगर हो सकता है इंफॉर्मेशन में आपको कोई दूसरा दे दूं। आई माइट गिव यू अ डिफरेंट टेबल, आई माइट गिव यू अ डिफरेंट ग्राफ। बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन आई आस्क यू कि व्हाट डू यू थिंक दैट दिस थिंग इज, और उस चीज को आपको डिफेंड कैसे करना है? उस चीज को आपको डिफेंड करना है कि आप डेटा को देखकर बताएं। अब जरूरी नहीं है पॉजिटिव आंसर हो। एक स्टूडेंट बोल सकता है कि ये पॉजिटिव है, दूसरा स्टूडेंट बोल सकता है ये नेगेटिव है। हो सकता है जिसने नेगेटिव बोला हो वो सही है, जिसने पॉजिटिव बोला हो वो गलत है। जिसने नेगेटिव बोला है उसको डिफेंड करना है कि मैंने नेगेटिव क्यों बोला है, और जिसने पॉजिटिव बोला है उसको डिफेंड करना है कि मैंने पॉजिटिव क्यों बोला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह ए लिख देता और यहां पर बी लिख देता, और मैं आपको बोलता कि कंपोनेंट, सॉरी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह में हाँ ए लिखता, यहां पर बी लिखता। मैं आपको ये बोलता कि द प्रॉपर्टी ए इज ऑफ द कंपोनेंट हैविंग नाइट्रोजन। डिस्कस। अब मुझे तो मालूम है ये नाइट्रोजन नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस तरह कर कर तो अब एक स्टूडेंट बोलेगा कि दिस इज नॉट नाइट्रोजन, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसका रेशियो और उसकी जजमेंट क्या होगी? उसकी जजमेंट ये होगी कि वो ये बोलेगा सिनगैस के अंदर 40 to 60% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल दैट दिस एलिमेंट इज नाइट्रोजन। बात समझ आई? आंसर नेगेटिव है, मगर उसने डेटा को देखकर एक्सट्रैक्ट किया है कि मुझे कैसे मालूम कि
मैंने आंसर ये नेगेटिव है और मैंने सही दिया है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन होगा जो हिडन होगा और आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, आपके सामने इंफॉर्मेशन होगा, उसको एक्सट्रैक्ट किस तरह करना है ये आपको आपकी थ्योरी आनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? यस सर। अच्छा, अब चलें आगे। जब हम अभी मैंने आपको सिर्फ रिएक्शंस बताए थे कि गैसिफिकेशन में क्या होता है। अब वो रिएक्शन मैकेनिज्म, इस रिएक्शन मैकेनिज्म जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि आपका एक फीड स्टॉक होता है। फीड स्टॉक क्या होता है? क्या हो सकता है फीड स्टॉक? सर कोल होगा। और क्या हो सकता है? सर माइट बी पॉसिबल कि पीट हो। कोल हो गया। बायोमास, कल से मैं बायोमास। बात बार बार कह रहा था ना, बायोमास। क्योंकि देखें, कोल बायोमास इसलिए डिफरेंट होता है कि बायोमास के अंदर बाकी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना वो आ जाता है। चारकोल आ सकता है, चावल आ सकते हैं, यहां तक कि आपकी डंग भी आ सकती है। एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर मेड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बायोमास। तो ये आपका फीड स्टॉक है। उस फीड स्टॉक को अगेन देखें, गैसिफिकेशन के लिए आपको इनिशियल हीटिंग करनी पड़ती है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि योर फर्स्ट स्टेप हैज टू बी ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन इसलिए आ रहा था रिडक्शन रिएक्शन से पहले। जब कल मुझे कोई बोल रहा था कि हम वाटर भी डाल रहे हैं और ऑक्सीजन भी डाल रहे हैं तो पहले रिडक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो उस वक्त मैंने कहा था कि उन तीन रिएक्शन में से तीसरा जो रिएक्शन है, दैट जो वो वाला रिएक्शन था C plus CO2, दिस रिएक्शन कैन ओनली टेक प्लेस आफ्टर द इनिशियल कंबशन। तो पहले आपको लाजमी कोई हीट देनी पड़ेगी। जब आपने अपने फीड स्टॉक को हीट दे दी तो आपके पास दो चीजें आपको मिल जाएंगी। एक चीज होती है चार, एक चीज होती है वोलेटाइल्स। वोलेटाइल्स क्या होते हैं? गैसेस, जो चीजें इवेपोरेट कर लेती हैं। चार क्या होता है? चार एक ब्लैक सब्सटेंस होता है विच इज सेमी बर्न्ट। इट इज अ सेमी बर्न्ट सब्सटेंस, पूरा बर्न नहीं होता बट इट कम्स इन द सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अब आपके पास दो चीजें आ गई इनिशियल हीटिंग के बाद, एक होती है चार, एक होता है वोलेटाइल। आपने दोनों की गैसिफिकेशन करनी पड़ती है, यानी दो मैकेनिज्म साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। एक मैकेनिज्म होता है जो चार के ऊपर चल रहा होता है, दूसरा मैकेनिज्म जो होता है वो गैसिफिकेशन, यानी गैसिफिकेशन ही हो रही होती है, वो वोलेटाइल की हो रही होती है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? सिन गैस। यानी चाहे आप चार की गैसिफिकेशन करो, चाहे आप वोलेटाइल की गैसिफिकेशन करो, आखिर में आपको क्या मिलेगा? सिन गैस। तो सिंपल स्टेप ये है, आपकी फीड है, फीड को इनिशियली हीट करो। हीट करोगे तो दो कंपोनेंट यू विल गेट चार, यू विल गेट वोलेटाइल्स। You do gasification on both the solid semi burnt material which is black in color char, you will do the gasification on the volatiles. Both of them together will give, both of them separately will give you syngas, which means चाहे आप reaction 1 करो, I call this reaction 1, या आप reaction 2 करो, either way आपको syngas मिलेगा, which means that either way आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिलेगी। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सही है। तो ये बात समझ आ गई कि आइदर वे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी या हाइड्रोजन मिलेगी। ये आज का मैसेज है। जी सर। अच्छा, थोड़ी देर पहले बस आवाज देख। कट रही थी आपकी। अच्छा, तो चलें, ये हो गया। अब देखें, अब ये हैं इक्वेशंस ऑफ गैसिफिकेशन के अंदर मैकेनिज्म के बारे में, वो थे मेन इक्वेशंस। अब देखें, एक स्टूडेंट होता है जो बगैर अंडरस्टैंडिंग के इसको रट ले, एक स्टूडेंट वो होता है। इक्वेशन देखने में मुश्किल लग रहे हैं,
बट दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट। कैसे? पहले आप बात कर लें वोलेटाइल की, गैसिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल की। मैं आपको खुद ही बता देता हूं कि ये इक्वेशन किस तरह बनाया गया है। आवाज क्लियर है मेरी? जी सर। अच्छा, गैसिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल के अंदर आपको पहले तो ये अज्यूम करना होगा कि जो आपकी CnHm है ना, वो एक गैस है, क्योंकि वोलेटाइल की आप गैसिफिकेशन कर रहे हो। तो पहला अजम्पशन तो ये है कि ये जो आपकी चीज है CH, ये हाइड्रोकार्बन है। मैं क्यों बोल सकता हूँ ये हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि इसके अंदर C और H के अलावा कोई चीज और नहीं है, कोई चीज और नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने इसको CH लिख दिया, आर्बिट्री वेरिएबल्स दे दिए N एंड M, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर N और M दिया है, अगर आप इसको A और B दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आपको उसको बैलेंस आउट करना पड़ता। तो आपने इसको N और M दे दिए, अभी हाफ को छोड़ दें। अब मुझे इन हीटिंग, वो हीट कहाँ से आएगी? वो हीट आएगी कंबशन से। तो सर आपकी सबसे आवाज C कट को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लूं, हाफ N को अभी छोड़ दें। आपने क्या किया? CnH। मुबशिर क्लियर है आवाज? सर काफी आवाज कट रही थी आपके पीछे। टू मिनट्स। अच्छा, मेरा ख्याल है अब सही हो गई होगी, क्योंकि यहाँ से वो हट गया कनेक्शन का। वो क्लियर? सर कंटिन्यूअसली आज आपका कनेक्शन बहुत अनस्टेबल आ रहा है स्टार्ट से। मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि कनेक्शन थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि अनस्टेबल होता है। अगर बीच में कनेक्शन अटकता है ना, तो प्लीज लेट मी नो। चलें, आई थिंक अब थोड़ा स्टेबल हुआ है। अगर अटके तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर है? आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। यस सर। ओके, चलें। तो मैं आपसे बात कर रहा था वोलेटिलिटी की गैसिफिकेशन के लिए। आई लेट मी रिपीट इट। सबसे पहले मैं क्या करूं, कार्बन ले लूं, एल्कीन और आवाज नहीं आ रही कुछ सर। भी हो सकता है। Look, it could possibly be okay. चलें, इक्वेशन ऑफ गैसिफिकेशन की बात करता हूं। पहले हम वोलेटाइल की बात करते हैं। if we are talking about if we are talking about volatile, that means that this hydrocarbon is a gas. It can possibly be alkane, it can possibly be a low alkene, it can be a alkyne. वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि इनमें से ये क्या चीज है, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि ये कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन है।
मैंने क्या किया, सबसे पहले सी और एच को कोई आर्बिट्री वेरिएबल्स दे दिए। सी के साथ मैंने एन लगा दिया, एच के साथ मैंने एम लगा दिया। मुझे मालूम था कि ये इनिशियल हीट मैं इसको प्रोवाइड कर रहा था। जब मैंने इसको इनिशियल हीट प्रोवाइड की, इनिशियल हीट मैंने प्रोवाइड की, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं पहले O2 लिख लूं। अब मैं ये वेरिएबल्स को भूल जाऊं। जब मैं कंबशन करता हूं तो इनिशियली जब मैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करता हूं, मुझे ये भी मालूम है कि मुझे सिन गैस प्रोड्यूस होगी, जिसका मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर H2 आएगा, मेरे प्रोडक्ट्स के अंदर CO आएगा। तो पहले ही मुझे मालूम है कि ये कंप्लीट कंबशन नहीं है, क्योंकि मैं प्रोड्यूस ही सिन गैस कर रहा हूं, विच इज H2 प्लस CO। इज माई वॉइस क्लियर टिल नाउ? यस सर। अच्छा, अब मैं जाता हूं इसको बैलेंस करने के लिए। मुझे मालूम है कि मेरे सी का सबस्क्रिप्ट क्या था, एन था। तो जहां मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, उससे पहले मैं इसी तरह मुझे मालूम था कि मेरा सबस्क्रिप्ट H के साथ M था। जहां पर मेरा H2 है, H2, उससे पहले मैं M लगा दूं। यहां तक सही है? यहां तक बात समझ आई? यस सर। अब देखें, अब देखें, यस ये मैं सर। आपको बैलेंस करना बता रहा हूं ताकि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े। अब क्योंकि इस CO से पहले मैंने N लगाया, यहां पर मैंने N लगाया था ना इस C की वजह से, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है, ये N ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है अगर मैं एलिमेंटल बैलेंस लगाऊं। तो इसकी वजह से मैंने ऑक्सीजन से पहले भी N लगा दिया। क्लियर हो गया जी? यस सर। यस अब सर, क्लियर हो क्लियर है। गया। अब अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास एक O है, यहां पर मेरे पास 2 O हैं। तो मुझे N से पहले क्या करना पड़ेगा? 0.5 लगाना पड़ेगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1, NO बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो NO बन जाएगा। यहां पर मेरे पास क्या है? NO। ये मैंने बैलेंस कर लिया। अब यही जो टेक्निक है वो मैं H2 से पहले हाफ इसलिए करूं क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या था? HM। यहां पर मेरे पास क्या है? 2 H के मॉलिक्यूल्स हैं M के साथ, इसीलिए मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये समझ आई बात कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने कैसे लिख लिया? जी सर। यस क्योंकि सर। अगर आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ गया, अगर आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ गया और आपने ये M और N की वेरिएबल बैलेंस नहीं हुआ, तो मैं उसको इक्वेशन मान नहीं सकता हूं, बिकॉज योर इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप किस तरह बैलेंस रखें। कोई मुश्किल बात नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप करें। आपको मालूम है कि मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, आपको मालूम है मेरे पास ऑक्सीजन है। आप सबसे पहले हाइड्रोकार्बन लिख लें CnHm, उसके बाद आप ऑक्सीजन लिख लें, अभी कोई चीज ऐड नहीं करें। आपको यह भी मालूम है कि ये दोनों सिन गैस प्रोड्यूस करेगी। सिन गैस का प्रोड्यूस करने का मतलब है H2 भी प्रोड्यूस होगा, CO भी प्रोड्यूस होगा। जब आपने चारों चीजें लिख ली, अब आप बैलेंसिंग की तरफ आए। आपको मालूम है कि यहां पर C के साथ N है, तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर C है और कहीं C नहीं है, उससे पहले N लगा दें। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के साथ M है, तो आप हाइड्रोजन से पहले M लगा दें। अब आप बैक कर रहे हैं, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब आपको मालूम है कि ये जो N है, ये सिर्फ C के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है एलिमेंटल बैलेंस में, ये O के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर जो आपका O है उसके पास N नहीं है, तो अब आप एक N यहां लगा दें। जब एक N यहां आ गया तो अब आपको मालूम है कि अगर मैं ऑक्सीजन बैलेंस लगाऊं तो ये हो गया मेरे पास 2N, 2 ऑक्सीजन 1 N, 2N। यहां पर मेरे पास क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय N, N। तो अब बैलेंस करने के लिए या तो मैं इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई करूं, या इस साइड को मैं आधे से डिवाइड करूं। मैंने चलो रिएक्टेंट साइड को आधे से डिवाइड कर लिया, 0.5 N। तो मेरी ये साइड और ये
साइड ऑक्सीजन की बैलेंस हो गई 0.5, ये बन जाएगा NO2, NO बन जाएगा NO। सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। यहाँ भी NO है तो यहाँ पर है। अच्छा सर वॉइस क्लियर नहीं है आपकी सर। अभी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आई हैव 2 times मोर। जिस तरह 27 क्लियर नहीं है बता दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। मैं रिपीट करता हूं जो मैंने बोला। मैंने ये बोला कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो डबल थी हाइड्रोजन इधर के मुकाबले। मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय 2 लिख दिया तो मुझे ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। कोई मसला है गैसिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल के लिए? नो सर। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है ये है इस पार्ट का इक्वेशन, गैसिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल। अब आ जाएं दूसरा मैकेनिज्म के अंदर। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है? चार इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। चार इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन क्योंकि उसके अंदर कोई ऑक्सीजन का कंपोनेंट होता है। तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ चार इज CHO। जिस तरह आपने यहां पर वेरिएबल्स लगाए थे, एलिमेंट्रीली आप H और O के साथ भी वेरिएबल्स लगा दें। तो मैंने वेरिएबल्स लगा दिए H के साथ X, O के साथ Y। चलें, अब यहाँ पर जो चार की हीटिंग होती है वो वाटर से हो रही होती है। दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन क्योंकि हीटिंग के अंदर 2 कंपोनेंट ऐड कर रहे थे। एक जगह आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, दूसरी जगह आप वाटर ऐड कर रहे थे। दूसरी जगह आप वाटर ऐड कर रहे थे। तो उसको ऐड करने के लिए आप पहले 1 - y को छोड़ दें। आप सिंपली CHXOY प्लस H2O। ये प्रोडक्ट्स में क्या देगा? ये आपको प्रोडक्ट्स में लाजमी देगा H2 प्लस CO क्योंकि ये सिन गैस है। सिन गैस के अंदर ये 2 प्रोडक्ट अब आप पहले आए C के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, C के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो आप कोई वेरिएबल नहीं लगाएंगे, CO वैसे का वैसा रहेगा। सही है। अब आती है बात हाइड्रोजन की, यानी HX। यहां पर X आएगा तो अगर X इस साइड के ऊपर है तो यहां पर कहीं ना कहीं X आना चाहिए। अब इसकी जो वो चीज है, क्या नाम है, बैलेंसिंग के अंदर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं बता तो सकता हूं मगर उसमें टाइम लग जाएगा। तो इजीएस्ट वे क्या है याद करने के लिए, मैं आपको छोटा सा एक स्टेप बता रहा हूं। स्टेप ये है कि H2O से पहले आप 1 - y लिख दें। जो भी आपका ऑक्सीजन का वेरिएबल हो, अगर आपका ऑक्सीजन का वेरिएबल A हो तो आप 1 - A लिख दें। आप सिंपली 1 - y लिख दें H2O से पहले। सिर्फ ये याद रख लें कि मुझे एक टाइम होल्ड करें, भाई लोग शोर ज्यादा मचा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप अपने H2O से पहले 1 माइनस योर गिवन वेरिएबल ऑफ O लिख दें। आपने यहाँ लिख दिया। जब आपने 1 माइनस योर गिवन वेरिएबल लिखा तो जो आपका हाइड्रोजन इस साइड के ऊपर है वो भी तो उस 1 - y से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले आप 1 - y लिख दें। मगर आपको ये भी मालूम है कि यहाँ पर आपके पास एक अननोन वेरिएबल था और यहाँ पर आपके पास उसका डबल द अमाउंट था। तो जो भी आपका अननोन वेरिएबल है, आपने A चुना, आपने B चुना, आपने C चुना, उस वेरिएबल को डिवाइड बाय 2 इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये वाली जो साइड है दिस इज ट्वाइस दिस साइड। तो आप उसको डिवाइड बाय 2 कर लें और उसको आप 1 - y से ऐड कर लें, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। दिस इज जस्ट अ सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन, कोई नंबर्स का गेम नहीं है। अगर मैं आपको कोई नंबर्स दूं कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, तो आप फिर पूरा इक्वेशन लिख सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बोलूं ऊपर वाला इक्वेशन लिखो,
सेकेंड पार्ट के अंदर मैं ये बोलूं, सपोज द वैल्यू ऑफ x इज दिस, y इज दिस, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर योर पर्टिकुलर चार। बात समझ आई? ये इस बात पे घबराइएगा नहीं, सर। अगर आप इसको इस फॉर्म में छोड़ेंगे दिस इज करेक्ट। अगर मेरा पार्ट 2 ये बोलता है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, फाइंड द डिजायर्ड इक्वेशन, तो फिर आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि जहां जहां y की वैल्यू है उधर आपको गिवन y की वैल्यू डालनी पड़ेगी, जहां जहां x की वैल्यू है उधर आपको x की वैल्यू डालनी पड़ेगी। सिमिलरली ओवर हियर, अगर मैंने आपको m और n की वैल्यूज दी हुई हैं तो आप m की वैल्यू डालेंगे, n की वैल्यू डालेंगे और एक नया इक्वेशन ढूंढ लेंगे। बात क्लियर हुई? यस सर। कोई मुश्किल नहीं है इक्वेशन बनाना, मैंने आपको सिंपलेस्ट मेथड बना दिया है क्योंकि मैंने बहुत सोचा था कि मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूं, तो मुझे लगा कि ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इससे आसान कोई तरीका हो नहीं सकता। दिस डजंट मीन दैट दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको कोई ज्यादा आसान तरीका मिलता है या अपना कोई शॉर्टकट मिलता है, बी माई गेस्ट, फाइंड अ शॉर्टर मेथड। ये जो तरीका मैंने बताया है ये उन लोगों के लिए बताया है जिनको हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन समझने में मुश्किल हो, तो अगर वो मेरा ये मेथड ये कर लें कि पहले मैं प्रोडक्ट्स लिखूं, प्रोडक्ट्स लिखने के बाद मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करूं, अगर उनको वो आसानी लगती है तो आसानी कर लें, अगर उनको रट्टा आसानी लगता है तो रट्टा कर लें। मगर रट्टे के अंदर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आपकी वैल्यू ऊपर नीचे हो गई ना बगैर समझे हुए, तो आपका पूरा इक्वेशन खत्म हो गया। सो दैट इज अप टू यू कि आप किस तरह इसको ले जाना चाहें। एनी क्वेश्चन टिल हियर? 73 समझ आई बात? यस सर, आगे। बैलेंस तो सही है ना? तो पहला स्टेप है आपको मेन इक्वेशन बनाना, दूसरा स्टेप है उसको वैल्यूज पुट इन करना। तो अगर आपने पहला पार्ट सही किया है तो दूसरे पार्ट के अंदर कोई नहीं होता, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही इस तरह होता है, माय सेकंड पार्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू माय फर्स्ट पार्ट, आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। चलें, ये थे, दिस इज ऑल यू नीडेड टू नो फॉर द मैकेनिज्म्स ऑफ गैसिफिकेशन। जी सर यहाँ पर जो H2O है ये स्टीम के फॉर्म में है, पानी वाटर के फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में? यार गैसिफिकेशन में क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी स्टीम। सर स्टीम, यप स्टीम ही असल में ना सर, आप बीच में कहते हैं ना पानी पानी, इसलिए मैंने कहा कंफर्म कर दो। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इट इज गोइंग टू बी स्टीम। देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप गैसिफिकेशन का मैकेनिज्म करते हैं ना, मैंने कल भी बोला था स्टीम ऐड करते हैं, और ये देखें स्टीम प्लस ऑक्सीजन, तो स्टीम का मतलब ही है कि वो वेपर फॉर्म में होगा। सही है, हो गया ये इक्वेशंस ऑफ गैसिफिकेशन। सॉरी, दिस शुड बी इक्वेशन गैसिफिकेशन ये लगेगा, ये लग जाएगा, देख लें अगर ये लग जाता है। सही है, इक्वेशंस फॉर गैसिफिकेशन मैकेनिज्म। चलें, अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन गैसिफिकेशन। देखें, गैसिफायर बहुत टाइप्स के होते हैं, मगर हर गैसिफायर के अंदर ये स्टेप लाजमी होंगे। आपके पास ड्राइंग लाजमी होगी, डी वोलेटाइलाइजेशन पायरोलिसिस ये लाजमी होगी, इसको आप पायरोलिसिस भी बोल सकते हैं। रिडक्शन लाजमी होगा, ऑक्सीडेशन लाजमी होगा, और ऐश प्रोड्यूस होगी, ऐश भी लाजमी प्रोड्यूस होगी। चाहे मैं अपवर्ड ड्राफ्ट गैसिफायर ले लूं, डाउनवर्ड ड्राफ्ट गैसिफायर ले लूं, या दूसरे कोई किस्म का गैसिफायर ले लूं, जो भी मेरा गैसिफायर हो, ये चार चीजें उसमें लाजमी होंगी: ड्राइंग, पायरोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड ऐश फॉर्मेशन, और ये ऑर्डर में हो रही होती हैं। तो अगर ये मेरा एक सिंपल गैसिफायर है, दिस इज अ सिंपल गैसिफायर, अब आपको ये डिटरमिन करना होगा कि ये अपवर्ड ड्राफ्ट गैसिफायर है या डाउनवर्ड ड्राफ्ट गैसिफायर है। ये मैं आपको बताऊंगा आप कैसे डिटरमिन करेंगे, मगर अभी बोलने के लिए मैं आपको ये बता दूं, दिस इज एन अपवर्ड ड्राफ्ट गैसिफायर।
और अपवर्ड ड्राफ्ट गैसिफायर को आप वो भी बोलते हो, क्या नाम है, अनदर नेम फॉर इज काउंटर करंट गैसिफायर। तो दिस इज अपवर्ड। सर रिपीट करते सर, आवाज बहुत करते। मैं दोबारा आऊंगा इसके ऊपर। ये अपवर्ड ड्राफ्ट गैसिफायर है जिसको आप काउंटर करंट बोलते हो। एक सेकेंड, काउंटर करंट ही है ना, आई थिंक सो, बाद में शुरू हो जाएगा। यस सर, काउंटर ही होगा। काउंटर ही है, इट इज काउंटर करंट। और क्यों काउंटर है वो मैं आपको बता दूंगा। चले मैं बता ही देता हूं क्यों काउंटर है। काउंटर इसलिए है क्योंकि आपकी फीड ऊपर से आ रही है और आपका जो स्टीम है या नीचे से जा रहा है, दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वन थिंग इज कमिंग फ्रॉम द टॉप, अदर इज गोइंग फ्रॉम द बॉटम। और ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड होते हैं ना, अपवर्ड गैसिफायर और डाउनवर्ड गैसिफायर, ये होते हैं फिक्स्ड बेड रिएक्टर के ऊपर। और मैंने आपको क्या बात बताई थी कि फिक्स्ड बेड रिएक्टर किस चीज पे डिपेंडेंट है? 2 दफा मैं आपको बता चुका हूं। किस चीज पे? अगर कोई चीज वर्टिकली खड़ी हुई, वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है? सोचें, ग्रेविटी के ऊपर। फिक्स बेड रिएक्टर जो है वो ग्रेविटी प्रिंसिपल्स पे डिपेंडेंट होता है। सही है? आवाज आ यस रही है? सर, जी सर आ रही है। चलें। यस सर। अब दूसरी बात जो आपको गैसिफिकेशन के लिए मालूम होनी चाहिए वो ये है कि अनलाइक इंसिनरेशन, the volatile gases do not get completely burned in the case of gasification. Incineration ये होता है कि आप जिस चीज को बर्न कर रहे हो वो completely बर्न हो जाती है, खत्म। गैसिफिकेशन के अंदर जो आपकी वोलेटिलाइज गैसेस हैं वो completely बर्न नहीं होती। ये एक फर्क है गैसिफिकेशन और इंसिनरेशन में। इफ आई आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन इंसिनरेशन एंड गैसिफिकेशन। तीसरी बात ये कि चार जो प्रोड्यूस होगा ना, दैट विल आल्सो गेट गैसिफाइड एट ऑक्सीजन सप्लाई इज लेस। आपकी 2 गैसिफिकेशन प्रोसेस हो रही होंगी, एक चार के साथ हो रहा होगा, दूसरा वोलेटाइल के साथ हो रहा होगा, दोनों साइमल्टेनियसली हो रही होंगी। अब अगर इस डायग्राम को देखा जाए, इस डायग्राम के अंदर आपके पास 4 जोन है जो मैंने आपको बोला था। एक है ऑक्सीडेशन जोन, दूसरी रिडक्शन जोन, तीसरी पायरोलिसिस, चौथी ड्राइंग। ऑक्सीडेशन जोन का दूसरा नाम होता है कंबशन। जो पहले 2 रिएक्शंस हो रहे होते हैं, C+O2 gives CO, CO plus O2 gives CO2, जो कंबशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो इस जोन के ऊपर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो इधर प्रेजेंट है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओ, योर ऑक्सीजन विल बिकम रिड्यूस्ड। यहां पर ऑक्सीजन कम है, यहां पर और कम है, यहां पर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। पायरोलिसिस जो होती है दैट हैपेंस अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। एनएरोबिक कंडीशंस का मतलब है कि यहां पर बिल्कुल ऑक्सीजन आपकी नहीं है। पायरोलिसिस वाज एन एग्जांपल ऑफ कार्बनाइजेशन। और मैंने आपको क्या कहा था? कार्बनाइजेशन ऑफ कोल टेक्स प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशन। चाहे आप HTC करो या LTC करो, 2 तरह की प्रोसेसेस होती हैं। एक कार्बनाइजेशन, अगर आप गूगल करेंगे, पायरोलिसिस के अंदर एक चीज होती है जो बायोचार फॉर्म होती है, उसको हम बायोचार बोलते हैं। चार एंड बायोचार इज सेम थिंग। इट्स अ ब्लैक मटेरियल व्हिच सेमी डिकम्पोजेस, इट डज नॉट कंप्लीटली गेट बर्न्ड। इट एंड चार कम्स फ्रॉम बायोमास। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जा रही है जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो। और जो आपकी फीड है ना, कोल भी है या बायोमास है, द फीड ऑलवेज कम्स फ्रॉम द टॉप। ये देखें, आप यहां से फीड को करोगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड ऑल इट विल कीप ऑन कमिंग डाउन, और यहां पर ये ऑक्सीडेशन होगी। और गैसिफायर के अंदर जो आप स्टीम दे रहे थे और ऑक्सीजन दे रहे थे, जो कंडीशन थी गैसिफायर की, वो यहां से आप नीचे से दोगे। जब ये ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो सबसे पहले कंबशन होगा। इस कंबशन से जो हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना,
ये हीट रिलीज करेंगे, ये हीट से दूसरे दो गैसिफिकेशन रिएक्शंस होंगे जो यहां पर हो रहे थे, क्योंकि उनके पास अपना ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है, और उनकी जो हीट आ रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, वो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आ रही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से नीचे एक चीज होती है जिसको हम ग्रेट बोलते हैं। ग्रेट क्या होता है? ग्रेट सेपरेशन के लिए यूज होता है। ग्रेट के नीचे जो सामान होगा वो ऐश होगा। यू डू नॉट वांट ऐश। अगर आप अपने स्टोव्स के ऊपर भी देखें, स्टोव्स के ऊपर जब आप घर पे जहां पर कुकिंग जो करते हैं वहां पर एक ग्रेट होती है सेपरेट करने के लिए, ताकि आपका जो बर्न्ट मटेरियल है वो सेपरेट रहे। स्टोव्स के नीचे भी ग्रेट होती है। तो ग्रेट सिर्फ इसलिए होती है कि आप अपने ऐश को सेपरेट कर लें, वो आपके प्रोसेस के अंदर नहीं जाए। तो जहां जहां आपका ग्रेट होगा उसके नीचे आपका ऐश होगा, योर अनवांटेड मटेरियल। ये था एक जनरल ओवरव्यू एक गैसिफायर का। अभी मैंने कोई प्रोसेस की बात नहीं की है। इस डायग्राम को देखकर आपके सवाल में कोई क्वेश्चन है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं आपसे पहले तो ये पूछ लूं कि व्हाट टाइप ऑफ गैसिफायर इज दिस, अगर ये इमेज दे दूं, हो सकता है मैं आपको दो इमेज दे दूं कंपैरिजन के लिए। अगर दो इमेज नहीं देता, एक इमेज देता हूं, दिस इज एन अपवर्ड ड्राफ्ट गैसिफायर। फिर मैं आपसे ये पूछ सकता हूं ABCD, तो अब आपको मालूम होना चाहिए A इज द ड्राइंग जोन, B इज द पैरालिसिस जोन, C इज द रिडक्शन जोन, D इज द ऑक्सीडेशन जोन। ये ऐश है जो बाहर जाएगी। यू शुड नो दैट देयर इज अ ग्रेट ओवर हियर। अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज इनपुट ओवर हियर, तो सिर्फ स्टीम नहीं लिखिएगा, स्टीम और ऑक्सीजन दोनों इनपुट हो रहे होते हैं। अगर आपको याद रहे तो मैंने आपको कहा था गैसिफिकेशन के अंदर आप स्टीम भी इनपुट कर रहे हो, आप ऑक्सीजन भी इनपुट कर रहे हो। सर एक और क्वेश्चन। एक सेकेंड, ऑक्सीजन के साथ आप एयर भी डाल सकते हो। बिल फर्ज अगर आपने एयर डाली तो ये गैस जो यहां से निकल रही है ये क्या होगी? ये प्रोड्यूसर गैस होगी। और अगर आपने एयर नहीं डाली और प्योर ऑक्सीजन डाली तो ये जो गैस यहां से निकल रही है इसको आप सिन गैस बोलोगे। तो ये भी आपका फर्क बता देता है कि आपकी जो आउटगोइंग गैस है वो सिन गैस है या वो प्रोड्यूसर गैस है। पूछें। सर हम ऑक्सीडेशन वाली हीट को रिडक्शन में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फिर स्टीम देने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि स्टीम भी रिडक्शन के लिए यूज होगी। हाँ, हो सकता है इतनी हीट नहीं प्रोवाइड हो कि आपका रिडक्शन हो, कोई अगर आपको रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट करना हो तो ये भी तो हो सकता है स्लो रिएक्शन अगर हो, क्योंकि इनमें से जो थर्ड गैसिफायर है उसकी एडवांटेज ये होती है कि उसका टाइम बहुत तेज होता है, वो बिल्ट इस तरह होता है। इट कुड बी पॉसिबल, दैट कुड बी वन रीजन। सर रिडक्शन वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक था। ओके सर। क्या सर रिडक्शन वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन था ना सर? है? एंडोथर्मिक है। तो सर फिर तो ऑब्वियसली देनी पड़ेगी स्टीम, क्योंकि खाली एक्सोथर्मिक की हीट तो इनफ नहीं होगी। तो मैंने भी तो यही कहा ना, इट्स नॉट जी इनफ, सर, यही या कह रहा स्लो हूँ। रिएक्शन देना पड़ेगा। चलें अब आ जाएं। सर अब जो मैं आपको अब जी सर सर ये जो हम स्टीम दे रहे हैं इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज होगा? यार स्टीम में नाइट्रोजन कैसे होगा? स्टीम क्या होता है? सर जो वेपर्स होते हैं वाटर के। हाँ तो अच्छा ठीक है सर, ओके सॉरी। यार सवाल किस तरह पूछ रहे हो? ऊपर से रिकॉर्ड भी हो रहा है, सोच कर तो सवाल पूछो। 7th सेमेस्टर में हो, 5th सेमेस्टर में हो? सर कंफ्यूज हो रहा था सर थोड़ा सा, बस कंफर्म हो गया। मैं क्या बोलूं फिर। चलें अब आ जाएं उसकी प्रोसेस में, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। द फीड विच कैन बी कोल या बायोमास, मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों साइमल्टेनियसली चल सकता है। द फीड विच कैन बी कोल और बायोमास इज इंसर्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द गैसिफायर। दिस इज वेर आई इंसर्ट द फीड। अगर आपकी प्रोसेस आ गई है गैस द वर्किंग ऑफ अ गैसिफायर, यू पुट द फीड फ्रॉम हियर। ओके, steam and air/oxygen is introduced from the bottom. steam और मेरा वर्ड है and air/oxygen, यानी स्टीम के साथ आपको लाजमी या तो प्योर ऑक्सीजन देना पड़ेगा या एयर देनी पड़ेगी। अगर आप प्योर ऑक्सीजन देते हो सिन गैस आएगी, अगर आप एयर देते हो प्रोड्यूसर गैस आएगी। दे आर डिफरेंट थिंग्स, ये भी आपको बता दिया। अब आ जाए with the passage of time, it is a time taking process. With the passage of time and gradually
the feed comes down from the top of the gasifier and the gas moves up. आपने टाइम दिया तो आपकी ये जो फीड है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी दिस विल स्टार्ट कमिंग डाउन टुवर्ड्स द गैसिफायर. ये यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, ऑक्सीडेशन जोन के अंदर आ गई. इसी तरह जो आपकी जो गैसेज हैं ना, जो आप नीचे से दे रहे हो, ये लाइट होती हैं, वोलेटिलिटी होती है, डेंसिटी डिफरेंस होती हैं, ये टॉप पे मूव करना चली जाएगी. स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फीड. अब आप आए, अ ग्रेट इज प्रेजेंट फॉर द सेपरेशन पर्पसेस. मैंने आपको बताया है ग्रेट क्यों होता है. आपको जो अनवांटेड ऐश है वो आप अपने रिएक्शन में देना नहीं चाह रहे हो, तो एक ग्रेट के नीचे आपका सारा कचरा होगा, सेपरेशन प्रोसेसेस हो गई. ओके, द सॉलिड फॉल्स फ्रॉम द टॉप एंड गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट गैसेस. डेफिनेटली यहाँ पर गैसिफायर में जब आप हीट दोगे, स्टीम भी है, हॉट गैसेस हैं, आपका जो कोल या बायोमास जब इसके साथ कांटेक्ट में आए तो रिएक्शन हो रहा होगा. सबसे पहले आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा. डिफरेंट प्रोसेसेस टेक प्लेस एंड चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ फीड एंड एश इज फॉर्म्ड. आपका जो कोल होगा उन प्रोसेसेस की वजह से, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, आपके पास ऐश फॉर्म होगी. और ऐश जब फॉर्म होगी जब आपका कोल का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा. The ash is stored on the grate or it can be passed through the opening of the grate where it is collected. आपने separate कर दिया. Different changes take place on the coal based on the zone. जो कोल के स्ट्रक्चर पे चेंजेस होंगे ना, वो आपकी जोन पे डिपेंडेंट है, आप कौन सी जोन के अंदर हैं. अगर आप ऑक्सीडेशन जोन के ऊपर हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो रहा होगा. अगर आप गैस रिडक्शन जोन पे हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा. पायरोलिसिस पे डिफरेंट होगा, ड्राइंग पे डिफरेंट होगा. Different changes take place on the coal based on the zone and the amount of oxygen and temperature. What do I mean by the amount of oxygen and temperature? आपके जो कोल के ऊपर जो changes हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता बल्कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो डिफरेंट चेंजेस हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कम होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होगा. एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन. सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका इस जोन में होगा. जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे होते हो आपका टेम्परेचर कम हो रहा होता है, मगर फिर भी हाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि कार्बनाइजेशन और पायरोलिसिस की कंडीशन क्या होती थी, टेम्परेचर हाई होता था. हाई टेम्परेचर तो पायरोलिसिस के लिए, मगर वो इतना हाई नहीं होगा जितना टेम्परेचर यहाँ पर होगा. तो समझे अगर ये प्रोसेस यकीनन 1000-1200 के ऊपर हो रही होगी, टेम्परेचर आपका मैक्सिमम होगा जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है. जी सर वॉइस कट रही है आपकी बहुत. मैंने कुछ बोला ही नहीं था, वो पहली दफा आवाज आ गई थी. मैं आपको ये बोल रहा था कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा है उस जोन के अंदर आपके पास टेम्परेचर भी ज्यादा है, और यही जोन डिटरमिन करते हैं कि आपकी फीड के ऊपर क्या चेंजेस आनी चाहिए. सही है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया. अब आ जाए सर. हेंस ऑक्सीजन. जी सर ये टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा या फिर किसी उसमें इंक्रीज होगा फिर अगेन डिक्रीज होगा? जैसे पायरोलिसिस में आपने कहा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा, या फिर ऐसा है कि किसी में इंक्रीज होगा या फिर किसी में डिक्रीज होगा आगे जाके? इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस. ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. ये ज़रूर पढ़ा है कि इट डिक्रीजेज विद द zones as you go above further from the oxidation zone, but it is still high. उसका मुझे अभी इतना मालूम नहीं है, मे भी मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा, पर उसकी केमिस्ट्री में नहीं मालूम मुझे इस वक्त. Hence oxidation takes place. चलें, अभी मैं ऑक्सीडेशन जोन के ऊपर हूं. अब once sufficient oxygen is not present, जब आपके पास नीचे जो जोन थी उसके अंदर आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन था तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपके हो रहे थे.
एक वक्त आएगा जब आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है. Once sufficient oxygen is not present, other reactions take place. ये जो other reactions हैं, these are the gasification reactions which take place in the reduction zone. ये देखें, endothermic reactions which take place. कल मैं आपको बता रहा था कि endothermic reactions are the gasification reactions which are taking place in the gasification zone, reduction zone. From the available heat of oxidation reactions, again the same point that I told you, that the first two reactions are exothermic reactions and the heat they produce, वो जो exothermic reactions heat produce कर रहे हैं, उन्हीं की heat आपकी use हो रही है reduction zone में endothermic reactions में, जहां पर ऑक्सीजन कम है. क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो वहां पर टेम्परेचर भी कम है, तो हीट आपको प्रोवाइड करने के लिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस उसको काउंटरएक्ट करेगी, एक थर्मल बैलेंस बनाएगी. सो एज अ रिजल्ट रिडक्शन विल टेक प्लेस एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द रिडक्शन जोन. तो वो जो आपके दो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहे थे ना, जो मैंने आपको कल डिस्कस किए थे, 6 रिएक्शंस, उसके अंदर यहां पर ये रिडक्शन हो रही होती है. अब डेप्थ में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वो मैंने आपको पहले बता दिया कि कौन सा रिएक्शन देख रहे हैं. तो अगर आप आंसर लिख रहे हैं अपना, तो उधर रिडक्शन टेक्स प्लेस, वो रिडक्शन रिएक्शंस आप लिख सकते हैं टू इंक्रीज योर, मतलब अपने आंसर को सब्सटेंस देने के लिए. अब देखें, एट द टॉप पायरोलिसिस टेक्स प्लेस. अगेन आई एम सेइंग टेम्परेचर इज हाई. यही बात मैं कर रहा था क्योंकि पायरोलिसिस हाई टेम्परेचर के बगैर नहीं हो सकती, मगर वो जो टेम्परेचर है वो नीचे वाले टेम्परेचर से कम है, बट इट इज स्टिल हाई टेम्परेचर. इसीलिए जब भी आप पायरोलिसिस बोलें तो बोलिएगा टेम्परेचर इज हाई. एट द टॉप पायरोलिसिस टेक्स प्लेस, टेम्परेचर इज हाई एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस लाइन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. पायरोलिसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस अंडर एनाएरोबिक कंडीशंस. इसीलिए I was repeating, the more you go on top of the gasifier, the less the oxygen becomes. अच्छा, जहां पर पायरोलिसिस हो रही है, only drying will occur. पायरोलिसिस के ऊपर सिर्फ आप ड्राइंग कर सकते हो, और किस चीज की ड्राइंग करते हो? जब आप पायरोलिसिस कर रहे हो तो आपका वोलेटाइल मैटर एस्केप कर रहा है और आपको उस मॉइस्चर को खत्म करना है. To get good fuel की कंडीशन क्या थी? To reduce the moisture as much as possible. So only drying will occur and the volatile matter will rise and gasify. आप ड्राइंग कर लोगे, बाकी जो आपका रिमेनिंग वोलेटाइल मटेरियल होएगा वो राइज करेगा, गैसिफाई करेगा. साइमल्टेनियसली आपका चार भी गैसिफाई करेगा. यानी ये जो दो मैं आपको प्रोसेस बता रहा था, दिस रिएक्शन, दे आर बोथ टेकिंग प्लेस side by side, which is why both of them are producing syngas. दोनों के अंदर H2CO, both of them are producing syngas. At this stage, the char gasification and the volatile gasification takes place. कौन सी स्टेज के ऊपर? ड्राइंग के बाद. पैरालिसिस और ड्राइंग जब हो गई. In a gasifier, the different types of phenomena that take place are char main phenomena takes place: drying, devolatilization, pyrolysis. You can also write this as pyrolysis, क्योंकि devolatilization drying के साथ ही हो जाता है कि आप उसको volatile gases, volatile material को remove कर रहे हो. तीसरा रिडक्शन, चौथा ऑक्सीडेशन. ये चार प्रोसेसेस हैं. तो अगर आप गैसिफायर के बारे में लिख रहे हो तो बेहतर यही है कि जो इन रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिधर, वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि ये रिएक्शन इस जोन के अंदर हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर मेथनेशन रिएक्शन है या वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है, वो आप ऑक्सीडेशन में नहीं लिख सकते हो. इवन दो ऑक्सीडेशन जोन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिडक्शन जोन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उन गैसिफिकेशन रिएक्शंस का तो एंडोथर्मिक होता है, मगर कुछ ना कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हो रहे होंगे ना. तो मेथनेशन और वाटर शिफ्ट रिएक्शन इधर नहीं हो रहे होते हैं ऑक्सीडेशन जोन में. चलें, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी गैसिफिकेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे? सबसे पहले द टाइप ऑफ फीड इंजेक्शन. इसका मतलब हो गया कि आप कोल कर रहे हो, बायोमास कर रहे हो, कौन सी टाइप कर रहे हो.
उसके बाद दूसरी चीज यहां पर आता है कि आप अपवर्ड कर रहे हो या डाउनवर्ड कर रहे हो। इन अदर वर्ड्स, को या क्रॉस, एक चीज हो सकती है आप दोनों चीज ऊपर से डाल रहे हो, दूसरी चीज हो सकती है ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल रहे हो। तो ये डिटरमिन करता है कि आपका कौन सा गैसिफायर है, कौन सा गैसिफायर बेहतर है उसके पैरामीटर्स के ऊपर। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज द गैसिफिकेशन एजेंट यूज। कौन सा एजेंट आप यूज कर रहे हो गैसिफिकेशन के लिए, आप कौन सी चीज फीड यूज करोगे, आप एयर यूज करोगे, आप ऑक्सीजन यूज करोगे, क्या चीज आप यूज कर रहे हो। तीसरी चीज है टाइप ऑफ हीटिंग। टाइप ऑफ हीटिंग में दो चीजें आ जाती हैं। एक चीज होती है डायरेक्ट हीटिंग, आप डायरेक्टली हीट करो। एक चीज होती है इनडायरेक्ट हीटिंग, यू यूज एन एक्सटर्नल सोर्स टू इनडायरेक्टली हीट, दैट विल आल्सो affect your gasification. Fourth thing is temperature range. और क्योंकि टेम्परेचर रेंज इफेक्ट करता है गैसिफिकेशन को, एक चीज और उसके साथ आती है प्रेशर रेंज। आपका गैसिफायर इस तरह डिजाइन होता है कि वो अच्छी ऑपरेटिंग कंडीशंस के अंदर वर्क कर जाए। सो द 5 factors are the type of feed injection, whether it is co or cross, what type of gasifier, उसके बाद whether you are using air or you are using oxygen, indirect heating or direct heating, temperature parameter and pressure। एडवांटेजेस क्या होते हैं गैसिफिकेशन के, ये पूरी प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं। The most important advantage of gasification is produces a cleaner fuel for both electrical and thermal generation. अगर आप गैसिफिकेशन नहीं करो, आपका फ्यूल कोल होता है, कोल के अंदर सल्फर होगा, सुट होगा, ये चीजें आपको नहीं चाहिए। आपको एक क्लीन फ्यूल चाहिए, एफिशिएंसी भी उसकी बढ़ेगी, तो यू नीड अ क्लीन फ्यूल। A wide variety of materials can be gasified which would be difficult to burn otherwise. बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनको बर्न करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत वेस्ट होते हैं। ये मटेरियल आसानी से गैसिफाई हो सकते हैं, इसीलिए गैसिफिकेशन एडवांटेजेस होता है। वेस्ट फ्यूल्स कैन बी प्रोसेस्ड। जो आपका वेस्ट मटेरियल है, यू कैन गैसिफाई देम एंड रीयूज दिस प्रोसेस। अगर आप इसको रीयूज नहीं करो, प्रोसेस नहीं करो, तो ये जो फ्यूल्स होते हैं ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। हो सकता है इनको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल हो जाए, हो सकता है अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएं। सो दैट इज अनदर एडवांटेज। रिड्यूसेस इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड ग्रीन हाउस गैसेस पर यूनिट एनर्जी आउटपुट। जितनी आप एनर्जी यूनिट आउटपुट करते हो ना, तो आपके जो इमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स है ना, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, ये कम हो जाती हैं गैसिफिकेशन कर कर। प्रोसेस एफिशिएंसीज आर हायर देन डायरेक्ट कंबशन सिस्टम। मैं आपको बता रहा था कि एफिशिएंसीज आर हायर, क्योंकि देखें आपने गैसिफिकेशन की तो आपको दो गैसेस मिल सकती हैं, प्रोड्यूसर गैस या सिन गैस। अगर आप सिन गैस और प्रोड्यूसर गैस को डायरेक्टली कोल या बायोमास से कंपेयर करो, टेल 1 जो मैंने आपको दी थी पहले चैप्टर के अंदर, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी कम थी या वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी कम थी। अगर आप नॉर्मल वुड लो, वुड इज अ टाइप ऑफ बायोमास, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी कम है, मगर उसी वुड को अगर आप गैसिफाई कर दो तो उस वुड की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इट इज बेटर टू गैसिफाई दैट वुड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी in comparison to directly combust that wood। बात समझ आ रही है? मैं उस वुड को डायरेक्टली भी कंबशन कर सकता हूं, मगर मेरे पास सबसे पहली बात तो ये एनर्जी कम मिलेगी, दूसरी बात ये पोल्यूशन ज्यादा होगा। तो क्यों नहीं मैं उसको गैसिफाई कर दूं कि पोल्यूशन वाइज भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके अलावा प्रोसेस भी मुझे ज्यादा फायदा पहुंचाए। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ गैसिफिकेशन। अब आती हैं टाइप्स ऑफ गैसिफायर। आप बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ गैसिफायर पढ़ते हो। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, 2 तरह के गैसिफायर और हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इनकी डेप्थ में जाना चाहिए। देयर आर 4 मेन वंस। द अदर 2 टाइप्स ऑफ गैसिफायर्स व्हिच यू कैन एनकाउंटर्ड ऑनलाइन आर entrained gasifier and
प्लाज्मा गैसिफायर। ये दो गैसिफायर्स आपको मालूम मिल जाएंगे, इंट्रेंट एंड प्लाज्मा। मगर हम जो 4 टाइप्स ऑफ गैसिफायर हैं, हमारा है अपवर्ड ड्राफ्ट या काउंटर करंट गैसिफायर, दूसरा है डाउन ड्राफ्ट या को काउंटर गैसिफायर, तीसरा है क्रॉस ड्राफ्ट गैसिफायर, चौथा है फ्लूइडाइज बेड गैसिफायर। अब गौर से सुन लें, ये जो 4 गैसिफायर है ना, इनमें से जो पहले जो 3 गैसिफायर हैं, दे आर डन ऑन अ फिक्स्ड बेड रिएक्टर। रिएक्टर वो है जहां पर रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो पहले 3 अपवर्ड ड्राफ्ट, डाउनवर्ड ड्राफ्ट, क्रॉस ड्राफ्ट, दैट इज अंडर फिक्स्ड बेड गैस रिएक्टर। Fluidized bed gasifier is done on a fluidized bed. What these reactors are, I have told you in one line. You will do them more in detail in CRE. So that is one difference between these type of gasifiers. Secondly, जो मैंने आपको 4 processes बताई थी, oxidation, reduction, pyrolysis and drying, they take place in each of these gasifiers. चारों के अंदर ये प्रोसेसेस हो रही होती हैं, सिर्फ फर्क ये होता है कि फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफायर होता है ना, वो जोन में डिवाइड नहीं होता, उसके अंदर चारों प्रोसेसेस एक ही जोन में हो रही होती हैं। लेट मी शो यू एन इमेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड। इस तरह का होता है। तो वो जो 4 प्रोसेसेस हो रही हैं वो साइमल्टेनियसली इसी बेड के अंदर होंगी। इट इज नॉट डिवाइडेड एनीवेयर। मगर ये कहना गलत है कि इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रही, पायरोलिसिस नहीं हो रही है। चारों हो रही हैं एक प्रोसेस में, साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रही हैं। सो द बॉटम लाइन इज एवरी गैसिफायर इज गोइंग टू हैव 4 प्रोसेसेस। हर गैसिफायर में 4 प्रोसेसेस लाजमी होंगी, जो कि हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पायरोलिसिस एंड ड्राइंग। अब आते हैं इंडिविजुअल गैसिफायर्स के ऊपर। सबसे पहले अपवर्ड की बात करते हैं, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट गैसिफायर। वो जो पहला गैसिफायर था और ये गैसिफायर था, ये सेम चीज है, सेम चीज है ये। अगर आपको गैसिफायर का डायग्राम आ गया तो इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि ये डायग्राम बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। और अगर मैं आपको डायग्राम बोलूं तो डायग्राम बनाने का मतलब है इतना बना लो कि समझ आ जाए। सारा टाइम डायग्राम में बनाइएगा नहीं, वरना आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। मुझे मालूम है आप लोग ये समझते हैं कि अगर आप उसके ऊपर फूल बनाएं या हाईलाइट करें, ग्रीन कलर करें, ब्लू कलर करें, तो मैं आपको नंबर ज़्यादा दूंगा। दैट डजंट मैटर। लेबल सही करें। हाँ, ये है कि इसको फ्री हैंड नहीं बनाएं, जो साइड स्केल से हैं स्केल से बनाएं। ऐसा नहीं कि एक वो बनाकर दे दिया कि चेक करने का मज़ा ही नहीं आया कि ये बनाकर क्या दिया है। अच्छी तरह बनाएं, मगर ओवर वो नहीं करें कि आपका फिर पेपर कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी इंजीनियरिंग क्लासेस ले रहा हूँ, आपकी आर्ट नहीं देख रहा हूँ। तो अब अगर मैं बात करूँ अप ड्राफ्ट की, अप ड्राफ्ट के अंदर देखें, ये आपका गैसिफायर है। अगेन इस गैसिफायर के अंदर 4 जोन्स हैं। पहली जोन आपकी ये है, जिसको इन्होंने हियर्थ जोन लिखा है। हियर्थ जोन इज अनदर नेम फॉर ऑक्सीडेशन जोन और कंबशन जोन। इन तीनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। कंबशन जोन इज द इजीएस्ट। तो दिस इज माय कंबशन जोन। इसी के ऊपर इज माय रिडक्शन जोन। तीसरी मेरी डिस्टिलेशन जोन है, जिसका दूसरा नाम है पायरोलिसिस, क्योंकि पायरोलिसिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। शुरू के अंदर मैंने आपको स्लाइडों में बताया था व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज पायरोलिसिस। फोर्थ वन इज द ड्राइंग जोन। अब इन 4 जोनों के बाद एक चीज आपको बनानी जरूरी है, जो आपकी ग्रेट है, क्योंकि ग्रेट आपकी सेपरेट करेगी ऐश को। इस ग्रेट के ऊपर और इस ग्रेट के नीचे ये देखें, दे हैव मेड ऐश। अब जैसे मैं आपको बात बता रहा था, अपवर्ड के अंदर क्या होता है, अपवर्ड के अंदर योर फीट कम्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द गैसिफायर, योर एयर कम्स फ्रॉम द बॉटम। They have forgotten to mention one thing in this diagram, which I expect you to do. इस क्या चीज इन्होंने मिस की है? स्टीम। स्टीम। तो आप क्या करेंगे, एयर प्लस स्टीम। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं एयर स्लैश ऑक्सीजन, क्योंकि अगर आपने एयर लिखा है तो इससे मैं अज्यूम करता हूं कि जो ये गैस निकल रही है ये प्रोड्यूसर गैस निकलेगी।
क्योंकि एयर का मतलब नाइट्रोजन है। अगर मैं सिन गैस चाहता हूं तो मैं प्योर ऑक्सीजन लूंगा। तो एयर प्लस स्टीम और यहां से आपकी एस्केप गैस निकलेगी। अब इसकी मैकेनिक्स पे आ जाते हैं। Updraft gasifier is the oldest and simplest of all gasifier types. The air intake is at the bottom. Bottom से आप air डालेंगे and the produced syngas leaves at the top. Now this a better word than produced syngas can be a produced gas, which is dependent upon what you took. You took air या oxygen. तो ये हो गया, ये escapes from the top. Near the grate at the bottom, the combustion reaction occurs. हमेशा जो आपका combustion reaction होगा हेयर जोन के अंदर होगा, combustion zone, वो ग्रेट के साथ होगा, क्योंकि वहां जो प्रोडक्ट हो रहे होंगे वो सेपरेट हो रहे होते हैं। तो ये आपकी ग्रेट हो गई, ये आपकी combustion zone हो गई। Above the combustion zone there is a reduction reaction and यहां पर आपके वो रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होंगे। जो कंबशन से हीट मिल रही है वो फिर यहां पर जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन होंगे। यहां पर जो ऑक्सीजन होगा वो इधर ऑक्सीडेशन से कम होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां पर तो एब्सोल्युटली जीरो ऑक्सीजन होगा बिकॉज पायरोलिसिस टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशंस। अच्छा, above combustion there is a reduction reaction. Right at the top is pyrolysis, which takes place due to the convective heat transfer from the lower zone. Pyrolysis जो take place कर रहा है ना, वो heat transfer के वजह से take place कर रहा है। And we all know that being chemical engineers, you have done heat transfer and that is a main course in इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। तो आप सबकी हीट ट्रांसफर बहुत अच्छी होगी। आई विल नॉट रिपीट ऑन दैट हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर के अंदर अगर आपने कन्वेक्शन पढ़ा होगा, दो तरह के कन्वेक्शन होते हैं जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा, कन्वेक्टिव कन्वेक्शन एंड फ्री कन्वेक्शन। ये जो हीट हो रही है, जो ऊपर ट्रांसफर हो रही है, ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की मदद से हो रही है क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। तो वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर क्या कर रहा है, जो आपके कंबशन रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ हीट गिविंग रिएक्शन, तो अपवर्ड फ्लो करेगी ड्यू टू कन्वेक्शन डेंसिटी डिफरेंसेस। कन्वेक्शन क्या होता है? ड्यू टू कन्वेक्शन डेंसिटी डिफरेंसेस, हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम अ हायर रीजन टू लोअर रीजन। 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, हेंस इट विल फ्लो फ्रॉम द बॉटम टुवर्ड्स द टॉप। ये जो हीट डायलिसिस रीजन में यहां पर आपका टेम्परेचर फिर हाई हो जाता है। अंडर द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, destructive distillation will take place and your component is going to be paralyzed, not paralyzed, paralyzed. So feed comes from here. First of all, the feed will go right at the bottom. Heat is going to take place, combustion takes place, exothermic reactions take place. Exothermic reactions start with the gasification reaction, further transfer to the pyrolysis in pyrolysis zone. In under anaerobic conditions, further destruction takes place. Volatiles are produced. These volatiles are dried in the drying zone. Once the drying takes place, it escapes into the atmosphere through into your collection point, and as a producer gas or a syngas based on your initial source of oxygen, कि आपका source of oxygen air था या आपका source of oxygen pure oxygen था। अच्छा जी, tar and volatiles leave from the top with the syngas। अब एक possibility ये है जो इसके अंदर आती है, इस गैसिफायर के अंदर, कि आपकी जो syngas जो निकल रही है उसके साथ कुछ वोलेटाइल्स भी निकल रहे हैं और टार भी निकल रहा है, टार इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल्स। टार इज अनदर पेट्रोलियम फ्रैक्शन कंपोनेंट फ्यूल का। इसका आप कुछ कर नहीं सकते, निकलता है।
Advantages of this gasifier, simplest gasifier, high equipment efficiency, equipment wise इसकी efficiency अच्छी होती है. It can work with several feedstock ranging from coal to biomass. सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये जो गैसिफायर है ना, ये लिमिटेड नहीं है. कुछ गैसिफायर होते हैं जिधर आप सिर्फ बायोमास यूज कर सकते हैं, ये उनमें से नहीं है. ये उन तरह के गैसिफायर के अंदर से है जहां पर आप बायोमास भी इसमें यूज हो सकता है और कोल भी यूज हो सकता है, इसलिए इनकी एडवांटेज ज़्यादा होती है. मगर मेजर ड्रॉबैक क्या है? मेजर ड्रॉबैक इनका ये है कि चांसेस हैं कि ऊपर एक्सप्लोजन हो जाए. रिएक्शन ऐसे हो रहे होते हैं, एक्सप्लोड हो सकता है, तो ये चांसेस हैं सेफ्टी वाइज एक्सप्लोजन के थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा हैं. दूसरी बात ये, देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ तार क्लीनिंग. यू डू नॉट वांट तार. क्लीन तो हो जाता है मगर प्रॉब्लम होती है थोड़ी. सो दीज आर द टू मेन डिसएडवांटेजेस दैट यू कैन से आर पार्ट ऑफ दिस गैसिफायर. ये मैंने आपको बता दिया. अब आ जाएं डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर. अब देखें, पहले रीडिंग कर लें फिर इसका डायग्राम की बात करते हैं. सर एक क्वेश्चन है. जी सर इस डाउनवर्ड ड्राफ्ट में आपने कहा है कि इसमें एट द टॉप एक्सप्लोजन का, सॉरी सर अपवर्ड, हाँ बोलो. अपवर्ड की बात कर रहा हूँ सर. इसमें टॉप पे आपने कहा कि एक्सप्लोजन का खतरा होता है ज़रा. हाँ तो सर जब नहीं, मैंने कहा हो सकता है. बोलें. सर अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी ऊपर के फ्रैक्शंस में तो फिर ऐसे में एक्सप्लोजन कैसे पॉसिबल हो सकता है? असल में एक्सप्लोजन के साथ 4-5 लाइनें और लिखी हुई थी. जहाँ से मैंने लिया है ना, मैंने सारी डिटेल नहीं लिखी है, मैंने मेन वर्ड ले लिया है. आपको जो मैंने YouTube के लिंक, कल 3 लिंक शेयर किए थे ना, उनमें से एक पे है, उनमें से एक पे है. और एक और मेरा ख्याल है ये जो गैसिफायर का जो सबसे अच्छा पेज था ना, आई थिंक इट इज दिस पेज. यहाँ पर तमाम गैसिफायर्स के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है सर. तो यहाँ देख लीजिएगा, इट इज नॉट 1 लाइन, इट इज 4-5 लाइन्स. तो आई चोज द मेन वर्ड फॉर इट. सही है. डाउन ड्राफ्ट गैसिफायर के ऊपर. इन अपवर्ड गैसिफायर प्रॉब्लम क्या है? देखें, जो अपवर्ड की प्रॉब्लम होगी वही डाउनवर्ड का एडवांटेज होगा. डाउनवर्ड गैसिफायर डेवलप ही इसलिए हुआ है कि अपवर्ड की प्रॉब्लम को आप काउंटर एक्ट कर लें. अपवर्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम वाज दैट टार कैन बी ट्रैप्ड इन द प्रोडक्ट गैस स्ट्रीम, और आपको टार नहीं चाहिए. अब इसके लिए सोल्यूशन क्या बनाया? क्योंकि मैंने आपको ये कहा था ना कि अपवर्ड सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट गैसिफायर है, उसका मॉडिफिकेशन हुआ. उसके मॉडिफिकेशन में क्या आया, सोल्यूशन क्या बना कि हमने डाउन ड्राफ्ट बना लिया. द सोल्यूशन इज टू हैव अ प्राइमरी गैसिफिकेशन एयर एट और अबव द ऑक्सीडेशन जोन ऑफ द गैसिफायर. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डाउनवर्ड के अंदर जो एयर जो आप सप्लाई करते हो ना, वो आप अपनी कंबशन जोन में करते हो. आप एयर यहां पर सप्लाई कर रहे हो. अब क्या होता है, the produced gas is taken from the bottom and hence the fuel and gas move in the same direction. सबसे आसान तरीका आपको क्या मालूम डाउनवर्ड ड्राफ्ट को डिटरमिन करने का, कि आपकी जो प्रोड्यूस गैस हो रही है, ये देखें यहां से निकल रही है, वहां से नहीं निकल रही. तो जब ये यहां से निकलेगी, इसका मतलब है आपका जो फीड है, ये भी फीड सबसे पहले कंबशन नहीं होगी ना, फीड आप ऊपर से ही दे रहे हो. जब फीड आप ऊपर से दे रहे हो तो ऊपर से कंबशन जोन तक आकर ये यहां तक आएगी, डाउनवर्ड आ रही है. जो आप गैस निकाल रहे हो वो भी आप डाउन से निकाल रहे हो, यही निकाल रहे हो. जब दोनों सेम डायरेक्शन में निकल रहे हैं तो दोनों डाउनवर्ड हैं. बाकी चीजें इसके अंदर सेम है. ओनली डिफरेंस इज एयर आप डायरेक्टली कंबशन जोन में दे रहे हो, और पहले वाले अपवर्ड गैसिफायर में एयर वाज गिवन बिलो द combustion zone. That is the first difference. Second difference is gas escapes from the top in upward, gas escapes from the bottom here. बाकी the other things are same. यहां भी देखें एक ग्रेट होगी, हाँ मेरी लाना, मैं एग्जाम रूम में ही आऊंगा.
यहां पर भी ग्रेट होगी। अब डिफरेंस जो आ रहा है ना, देखें गौर से भी देखा करें, डिफरेंस ये आ रहा है कि डाउनवर्ड के अंदर देखें कंबशन जोन इज अबव द रिडक्शन जोन, सही है, इसीलिए ये डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? ऑक्सीडेशन से कंबशन जोन से वो रिडक्शन जोन में जाएगा ना, तो अगर रिडक्शन ऊपर होगी, रिडक्शन जोन ऊपर होगी तो फिर तो वो गैसेस ऊपर ट्रैवल कर रही हैं। तो अगर आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ गया तो ये नहीं भूलिएगा कि डाउनवर्ड के अंदर रिडक्शन जोन इज बिलो द कंबशन जोन। दैट इज द थर्ड डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस, combustion zone is below the reduction zone. Second difference, air is directly supplied in the combustion zone. Third difference, gas escapes from the bottom. So if I say compare the to upward gasifier with the downward gasifier, तीन differences तो ये हो गए। अब देखें solution मैंने बता दिया। The produced gas is taken from the bottom, hence the fuel and gas move in the same direction. As they move down, the acid and tarry distillation, अच्छा ये लिखने का मतलब ये है as they move down, इसका मतलब है हम अज्यूम वही कर रहे हैं कि गैसिफायर के अंदर वही चार प्रोसेसेस हो रही हैं, तो अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि वही चार प्रोसेसेस हो रही हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि वो चार प्रोसेसेस हो गई हैं। सो उसके आगे का स्टेप है as they move down, the acid and tarry distillation products from the fuel pass through the glowing bed of charcoal. They are converted into gases like hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide and methane. Depending on the temperature of the hot zone and the residence time, ये जो गैसिफायर होता है ना, डाउनवर्ड गैसिफायर, इसमें दो चीजें क्रिटिकल पैरामीटर हैं। एक आपकी हॉट जोन, हॉट जोन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन जोन। ऑक्सीडेशन जोन का दूसरा नाम हॉट जोन है क्योंकि वहीं पर आपका काम हो रहा है। तो डिपेंडिंग आपने कितना टेम्परेचर दिया है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जोन एंड द रेजिडेंस टाइम, कितना टाइम आप दे रहे हो of the tarry vapors, more or less a complete breakdown of tar is achieved. The biggest advantage of this type of gasifier is जब चारों प्रोसेसेस हो गई, इसके अंदर जितना टाइम आप दोगे और ऑक्सीजन और हॉट जोन के टेम्परेचर के ऊपर आप जो आपका टार है ना उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर सकते हो, तो आपकी जो गैस है वो प्योर है, उसके अंदर वो टार की इम्प्योरिटीज नहीं है, इसीलिए ये वाला जो गैसिफायर है ये प्रेफर किया जाता है। मेन एडवांटेज ऑफ सच अ गैसिफायर इज टू प्रोड्यूस टार फ्री गैस। सबसे पहली एडवांटेज टार फ्री गैस। किसने मंगवाई? अच्छा मैं लेता हूँ, हाँ लेता हूँ। हाँ, मेन एडवांटेज ऑफ द गैसिफायर इज टू प्रोड्यूस अ टार फ्री गैस। और ये जो टार फ्री गैस होती है ना, ये फिर इंजन ऑपरेशन में यूज होता है, तो इसीलिए ये गैसिफायर की एडवांटेज है। यू डू नॉट वांट टार टू बी प्रेजेंट इन योर इंजन्स। इन रियलिटी, हकीकत में ये है, इट इज वेरी रेयर दैट टार फ्री गैस इज प्रोड्यूस्ड। 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। It is in reality, it is very rare that tar-free gas is produced, but the percentage of tar leaving the product stream is considerably lower than leaving through the upward gasifier. Negligible होती है, negligible tar remove होती है compared to updraft gasifier. अब इसके साथ भी disadvantage होगी। Main disadvantage is it cannot be operated with different feedstock. आप लिमिटेड हो जाते हो। जब आपका फीडस्टॉक के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, यू गो फॉर अपवर्ड। लो डेंसिटी फीडस्टॉक गिव्स अ फ्लो प्रॉब्लम। अगर आपके फीडस्टॉक की डेंसिटी लो है तो एक फ्लो की प्रॉब्लम होती है और प्रेशर ड्रॉप ज्यादा हो जाता है। यू डू नॉट वांट द प्रेशर ड्रॉप, यू वांट टू कीप अ सिग्निफिकेंट प्रेशर, क्योंकि अच्छा गैसिफायर क्या होता है? जिधर टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन होता है। अगर आपका प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाए, ये आप नहीं चाहते हो, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि इसकी जो फीड होती है ना वो लिमिटेड हो जाती है। ऐसी कोई फीड जिसकी डेंसिटी कम हो, दैट इज नॉट डिजायरेबल फॉर दिस टाइप ऑफ गैसिफायर। हाई ऐश कंटेंट कोल ऑल्सो गिव्स मोर प्रॉब्लम। इसका जो
वो जो कोल जिसके अंदर ऐश कंटेंट ज्यादा होती है, जब हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कर रहे थे तो कुछ कोल के अंदर ऐश कंटेंट ज्यादा थी, कुछ में कम थी। इट डिपेंड्स वेदर इट्स अ बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट। अगर ऐश कंटेंट ज्यादा होगी और आप उसको इस टाइप ऑफ गैसिफायर पे यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कंपैरिजन विद अपड्राफ्ट गैसिफायर। यानी दो डिसएडवांटेज तो ये हो गए कि एक, आप लो डेंसिटी फीडस्टॉक नहीं ले सकते, दूसरा आप ऐसा कोल नहीं ले सकते जिसके अंदर ऐश कंटेंट ज्यादा हो। सो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं लिग्नाइट की बात करूं, लिग्नाइट इज द वर्स्ट पॉसिबल कोल। वर्स्ट पॉसिबल कोल का मतलब कि उसकी कोल की कार्बन आइटम सबसे कम है, कार्बन आइटम सबसे कम है यानी ऐश कंटेंट सबसे ज्यादा है, तो वो इसके लिए फीजिबल नहीं होगा। तो अगर आप ऐसी कंट्री के अंदर हैं जहां पर आपका क्वालिटी ऑफ कोल कम है और आपको गैसिफिकेशन करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली गैसिफिकेशन हैज इट्स एडवांटेज, for the industries in that type of country, they will prefer an updraft gasifier despite the fact कि कोई tar solutions form होंगे, मगर उनके पास ऑप्शन नहीं है, लॉन्ग रन में वो यही देखेंगे। तीसरी डिसएडवांटेज ये है कि अपवर्ड वाले के निस्बतन इसकी एफिशिएंसी कम है। वन ऑफ द एडवांटेजेस दैट आई गेव फॉर अपवर्ड वाज हाई इक्विपमेंट एफिशिएंसी। जब आप कोई चीज के ऊपर सौदा कर रहे हैं कि यहां से मुझे फायदा मिल रहा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एफिशिएंसी मेरी थोड़ी कम हो रही है। मुझे टार फ्री गैस तो मिल रही है, बट एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट मेरी ये है कि एफिशिएंसी कम हो रही है। और प्रोडक्ट स्ट्रीम जो आपकी है ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। अगर आप इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो फिर आप इस रूट के ऊपर जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बात कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर जाती है। ये इसका डायग्राम था। अब आ जाएं क्रॉस ड्राफ्ट के ऊपर। They have certain advantages over both updraft and downdraft gasifiers, but they are still not ideal. और जो क्रॉस ड्राफ्ट होता है ना, that is also on a fixed bed reactor. इसके अंदर भी आपका रिएक्टर फिक्स बेड होता है। The disadvantages include high exit gas temperature. आपका जो exit gas temperature होता है ना, वो हाई होता है, जिसकी वजह से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन है वो पुअर है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन पुअर है और कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर गई तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ओजोन लेयर आपकी डिप्लीट करेगी। सो दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। दूसरी बात ये, ओनली लो एश फ्यूल लाइक कोक, वुड एंड चारकोल कैन बी यूज्ड। वो फ्यूल जिसके अंदर ऐश कंटेंट कम है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। जितनी ऐश कम होगी उतना आपका कोल बेहतर होगा, और जितना कोल बेहतर होगा उतना वो कॉस्टली होगा। अब अपवर्ड के अंदर क्या था कि कोई भी टाइप ऑफ फ्यूल यूज हो सकता था, डाउनवर्ड के अंदर क्या था कि लो डेंसिटी नहीं हो सकता था और हाई ऐश कंटेंट नहीं हो सकता था। अब इसका ऑपोजिट हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ लो ऐश कंटेंट हो सकता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है, आप लिमिटेड हो। However, the advantages include high temperature can be achieved. It is a fast process. एक तो ये कि टेम्परेचर ज्यादा हाई अचीव हो सकता है, दूसरा ये जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर हाई होगा तो उसकी प्रोसेस भी तेज हो जाएगी, तो ये प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस है। इसका जो डिजाइन है ना वो सिमिलर टू अपड्राफ्ट है। वही बात है, फ्यूल एंटर्स फ्रॉम द टॉप, तो अपड्राफ्ट की तरह इसका सिमिलर है, बट डिफरेंट क्या है? एयर एंटर्स द गैसिफायर फ्रॉम द साइड rather than from the top or the bottom. अगर ये मेरा गैसिफायर है, फीड तो ऊपर से आएगी, ऊपर से आ गई। दूसरी बात क्या है कि जो एयर है, अगर अपवर्ड में देखा जाए था तो ये बॉटम से एंटर होती थी, इसके अंदर ये साइड से एंटर हो रही है। एयर साइड से एंटर हो रही है और वहीं साइड से गैस एस्केप कर रही है। तीनों में फर्क देखें। अपवर्ड के अंदर क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉटम से एंटर हो रही है, टॉप से गैस एस्केप होगी। डाउनवर्ड क्या है, एयर विल एंटर इन द ऑक्सीडेशन जोन, द रिडक्शन जोन इज बिलो द ऑक्सीडेशन जोन, बट द गैस विल एस्केप फ्रॉम द बॉटम। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है, एयर जिधर से एंटर हो रही है जोन में, उसी जोन से वो एस्केप कर रही है, साइड से ही एस्केप कर जाएगी गैस। बाकी चीजें वही है, ग्रेट भी वही है। अच्छा, इसके अंदर बर्निंग 4 होती है, जो 4 वाला
प्रोसेस है ना वो इस टाइप ऑफ गैसिफिकेशन में हो रहा होता है। ऐश की ग्रिट भी है, रिडक्शन जोन भी है, डिस्टिलेशन जोन भी है, वही प्रोसेस है, और ड्राइंग जोन भी है। मगर इसकी ये चीजें देखें कि ये डिफरेंट कैसी हैं। और ये जो हेड जोन है ना, ये वाली जोन, यानी इस गैसिफायर में डिफरेंस क्या होता है कंपेयर टू द अदर गैसिफायर, क्योंकि आपका टेम्परेचर बहुत हाई जा सकता है इस गैसिफायर में। ये स्लाइड में मैंने मेंशन नहीं किया है तो इसको सुनिए। आपका टेम्परेचर क्योंकि हाई जा सकता है, यू नीड इंसुलेशन। तो ये जो चीजें हैं, दीज आर वेल इंसुलेटेड टू काउंटरएक्ट द हाई टेम्परेचर। अब ये देखें, यहां की कंबशन जोन इज पार्ट ऑफ योर रिडक्शन जोन। यहां पर कंबशन जोन एंड रिडक्शन जोन्स वर सेपरेट जोन्स। ये व्हाइट वाली आपकी कंबशन जोन है। कंबशन जोन डायरेक्टली लिंक्ड है रिडक्शन जोन से। फिर रिडक्शन जोन के ऊपर आपकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जोन है, ये आपकी ड्राइंग जोन है। तो अगर आपको ये डायग्राम मिल गया तो ये भी आपको ड्राइंग आनी चाहिए। ये फीड ऊपर से आ रही है, इसके अंदर मेन चीजें हैं वो ये है, फीड ऊपर से आ रही है, एयर साइड से आ रही है, साइड से गैस जा रही है। और ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि रिडक्शन जोन का हिस्सा ही कंबशन जोन, और बाकी जोन वैसे हैं उस शेप के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज एन इंसुलेशन over here. This is the only gasifier जिसके अंदर it is not divided into zone. चारों प्रोसेसेस हो रही होंगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पायरोलिसिस, और would be done simultaneously. अगर आप पहले डायग्राम देखें, there are no separate zone, कोई सेपरेट जोन नहीं है के इस टाइप ऑफ गैसिफायर के लिए। मगर ये कहना गलत है कि इन चार प्रोसेस में कोई प्रोसेस नहीं हो रही है। हो रही है एक ही जोन के अंदर, इस बेड के अंदर, जो कि फ्लूइडाइज्ड बेड है। बोथ अपड्राफ्ट एंड डाउनड्राफ्ट गैसिफायर कैन हैव प्रॉब्लम्स लाइक एक्सट्रीम प्रेशर ड्रॉप। आमतौर पे अपवर्ड और डाउनवर्ड गैसिफायर है ना, उसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम भी आता है वो प्रेशर ड्रॉप होता है। आप नहीं चाहते प्रेशर ड्रॉप हो। फ्लूइडाइज्ड बेड कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। फ्लूइडाइज्ड बेड उस वक्त डेवलप किए जाते हैं जहां पर आपको प्रेशर ड्रॉप नहीं चाहिए। एयर इज ब्लोन थ्रू अ बेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एट अ सफिशिएंट वेलोसिटी। इसके अंदर अगर आप ब्लो कर रहे हो, उसकी एक वेलोसिटी होती है, एक सफिशिएंट वेलोसिटी पे आप इसको ब्लो करते हो। वेलोसिटी क्यों करती है? वो उस पार्टिकल्स को मूवमेंट में रखती है फ्लूइड के अंदर। तो air is blown through a bed of solid particles at a sufficient velocity to keep them suspended. वो उसके अंदर suspended ही रहें जो आपके particles हैं। Initially the bed is heated externally. पहले आप heat provide करोगे, bed को गर्म करोगे initially ताकि reactions take place. Initially the bed is heated externally and the feedstock is introduced as soon as the high temperature has been achieved. जैसे ही आपका bed prepare हो गया, heat आ गई, hot हो गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको क्या कहा है, चारों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो ऑक्सीडेशन तो जब तक नहीं हो सकता जब तक सफिशिएंट टेम्परेचर आपने नहीं प्रोवाइड किया हो। तो आपने पहले इसको गर्म कर लिया बेड को। जैसे ही आपका बेड गर्म हो गया तो आपने उसके बाद अपनी फीड भी इसके अंदर एंटर कर ली और एयर ऑक्सीजन भी दे दिया। अब ये देखें, ये इसने फीड एंटर कर ली, यहां पर इसने एयर दे दिया, ऑक्सीजन या स्टीम, तीनों चीजें हो गई। The fuel particles, which means your feed, are introduced at the bottom of the reactor. Bottom of the reactor के अंदर आपने उसको introduce किया और ये quickly mix कर देते हैं bed material के अंदर। जो आपके suspended particles हैं ना bed material के अंदर, कुछ particles हैं, वो क्यों suspended हैं? वो उसके suspended है जिस velocity से आपने उनको दिया है। तो ये जो आपकी feed है, ये उन suspended particles के साथ mix करते हैं। पहले ही आपका temperature high है, आपका रिएक्टर का टेम्परेचर एक हाई टेम्परेचर है। जैसे ही आपने फीड दी तो वो फीड आपकी सस्पेंडेड पार्टिकल से मिक्स करेंगे, और क्योंकि वहां पर टेम्परेचर पहले से ही हाई है, आपकी जो फीड है ये भी गर्म हो जाएगी। और किस टेम्परेचर पे गर्म हो जाएगी? वो बेड के टेम्परेचर पे गर्म हो जाएगी। यानी अगर आपका बेड टेम्परेचर 1000 डिग्रीज है अज्यूमिंग, तो आपने जो फीड डाली वो सस्पेंडेड पार्टिकल से रिएक्ट करेंगे एंड दे विल कम टू अ टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री।
और ऑक्सीडेशन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस. ड्यू टू दिस द बेड इज पैरालाइज्ड वेरी फास्ट. मैंने आपको क्या कहा कि 4 चीजें साथ हो रही हैं, यानी जैसे ही वो हीट हो रहा है तो पैरालिसिस भी साइमल्टेनियसली टेक प्लेस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उसी वक्त टेक प्लेस हो रहा है. सो ड्यू टू दिस द बेड इज पैरालाइज्ड वेरी फास्ट, रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसियस मटेरियल्स. एकदम से बहुत सारे गैसियस मटेरियल्स रिजल्ट हो जाता है पैरालिसिस. बिकॉज पैरालिसिस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगा तो तमाम इसके गैसेस मटेरियल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. गैसिफिकेशन एंड टार कन्वर्जन रिएक्शंस टेक अकर्स इन द गैस फेज. इसी दौरान आपके गैसिफिकेशन और टार कन्वर्जन रिएक्शंस भी टेक प्लेस हो जाएंगे. सेपरेट जोन नहीं है इसके लिए. Most systems are equipped with a cyclone to minimize the char blowout as much as possible. आपने particulate technology पढ़ी होगी. Cyclones are part of PT. I will not go into the depth what cyclones are. So if you do not know cyclones, then please recap PT. But I'm sure कि PT आपने बहुत अच्छी पढ़ी है again. That is why you have graduated over here. So please go over it, your PT. Most systems are equipped with a cyclone to minimize the char blowout as much as possible. Again, इसके अंदर भी ash produce होगी क्योंकि वो चारों चीजें हर गैसिफायर में हो रही है. Ash particles are carried over the top of the reactor and have to be removed from the gas streams. You do not want ash in your gas streams. Major advantages क्या हैं? Easy control of temperature. Temperature easily controlled होता है. It can deal with fine grained material. आपका जो मटेरियल जो बिल्कुल फाइन है ना, जैसे सॉडस्ट होती है, जब आप आरी चलाते हैं लकड़ी के ऊपर या तो आपके पास वो सॉडस्ट प्रोड्यूस होती है, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ वुड, सॉडस्ट जो प्रोड्यूस हो रही है. ऐसे जो फाइन ग्राइंडेड पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइडाइज बेड के अंदर यूज हो सकते हैं, जो कि दूसरे रिएक्टर्स में नहीं हो सकते, और इनको आपको प्री प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा. तो इसीलिए ये अच्छी है. दूसरा एडवांटेज क्या है? एफिशिएंसी इसकी हाई है. तीसरा एडवांटेज क्या है? इट कैन बी यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ फीडस्टॉक्स. सो इट इज सिमिलर टू अपवर्ड ड्राफ्ट गैसिफायर. अपवर्ड ड्राफ्ट गैसिफायर कुड बी यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ फीडस्टॉक, मगर अपवर्ड ड्राफ्ट के अंदर क्या होता था कि प्रेशर ड्रॉप उसका हो सकता था. फ्लूइडाइज्ड बेड के अंदर ये प्रॉब्लम आपको काउंटर करनी थी कि प्रेशर ड्रॉप ना हो. बट इसके एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेज क्या है? हाई रेंज ऑफ टार कंटेंट. यू डू नॉट वांट टार, बट लाजमी आएगा, उसकी रेंज ज्यादा होगी. देयर इज इनकम्प्लीट कार्बन बर्नट आउट. सिंटरिंग कैन टेक प्लेस फ्रॉम द एश. तो ये जो 3-4 चीजें होती हैं ये पॉसिबल हैं कि ये इसकी यूज है इसको कम कर दें. और इसके डायग्राम में क्या है? सिंपलेस्ट डायग्राम. आपने सिर्फ एक साइक्लोन शोन करना है, ये बेड पार्टिकल्स शोन करने हैं. यहां पर आपने लिखना है सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑन अ फ्लूइडाइज्ड बेड. इसको कोई जोन में डिवाइड नहीं करना है. फ्यूल दिखाना है बिकॉज ऑब्वियसली फ्यूल होगा. ग्रेट दिखानी है क्योंकि यहां पर एक ग्रेट होगी. एयर और ऑक्सीजन ऑफ स्टीम आप यहां से देंगे. एश निकालेंगे. दैट इज ऑल. जी, ये हो गया आपका चैप्टर 9 कंप्लीट, लेक्चर 9 कंप्लीट.